नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का सेशन लेकर, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा आते रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए आज की मोटिवेशन कोड के साथ प्रारंभ करते हैं आज अपना महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का महत्वपूर्ण मोटिवेशन कोड है, जैसे दिए को जलने के लिए तेल के साथ बाती की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सफलता के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जैसे दिए को जलने के लिए तेल के साथ बाती की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सफलता के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो समझिए, जैसे दिए को जलने के लिए बाती की आवश्यकता होती है, बिना बाती के दिया नहीं जल सकता, ठीक वैसे ही मनुष्य को सफलता के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जब तक खुद से आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो अपनी सफलता के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। तो चलिए आज के मोटिवेशन कोड के साथ प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन और लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी, विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए संचित होता है मानव शरीर में। विटामिन ए संचित होता है कहाँ पे होता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में संचित होता है। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है बताइए? रेटिनॉल। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी। तो पहला प्रश्न हमारा, विटामिन ए संचित होता है तो ये यकृत में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो कौन सा है आपका? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपका? ये यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं, जिसको लीवर कहते हैं। और यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो पीनियल ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पीनियल ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई जो है 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट आपका, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, मानव शरीर में एक वयस्क मनुष्य में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। और अगर शिशु में पूछी जाए तो 300 होती है। किस में? शिशु में। शिशु में कितनी होती है? 300 होती है, ध्यान रखिएगा। शिशु में 300 होती है। नेक्स्ट है आपका, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। नेक्स्ट है आपका, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो 46। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े। कितना होता है? 23 जोड़े। 23 जोड़े। नेक्स्ट है आपका, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है तो इसको क्या बोलते हैं? टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। एमाइलेज भी पाया जाता है, इसके साथ में एमाइलेज भी पाया जाता है, पर मुख्यतः टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है। यहीं पे पूछा जाए कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। और सबसे सबसे छोटी हड्डी, अगर शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो वो कान में होती है, जिसको स्टेपिस बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, एक पेन कॉपी हाथ में रखिए, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करते रहिए। यहाँ पे केवल हम आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं वो हम आपको करा रहे हैं अपनी क्लास के माध्यम से। तो स्टैटिक जीके के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार बने रहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। विटामिन ए संचित होता है तो ये यकृत में होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है।
नेक्स्ट आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये यकृत होती है, जिसको लिवर कहते हैं। और शरीर की सबसे छोटी पूछी जाए तो पीनियल ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। शिशु में पूछी जाए तो 300 होती है, ध्यान रखिएगा। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। और मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला मुख्यतः एंजाइम कौन सा है? तो ये टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। नेक्स्ट है आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। नेक्स्ट है आपका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका है। और हमने आपको बताया शरीर का अगर सबसे पूछा जाता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। और अगर सबसे छोटी पूछा जाए आपसे तो वो कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो कि कान में होती है। इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है यहाँ पे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और पूछा जाए कब किया था? तो 1866 में किया था। कब किया था? 1866 में किया था। और ध्यान रखिएगा कि 1901 से इन्हीं के नाम पर जो है 1901 से इन्हीं के नाम पर 1901 से इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि ये नोबेल पुरस्कार कुछ क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति पुरस्कार और अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मोस्टली तो आप यही चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1866 में इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था और 1901 से ये पुरस्कार दिया जाता है। 1866 में किया था और 1901 से ये पुरस्कार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य, शांति पुरस्कार और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, इनका जो जन्म हुआ था वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था। बिल्कुल। यहाँ पे साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे रेडियम की खोज पूछी जाती है। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी 1898 में। हाँ जी। पूछा जाए एक्सरे की खोज, तो एक्सरे की खोज की थी आपका विलियम रॉन्टजन ने की थी। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, आप बता देते हैं आपको। चलिए, रेडियम पूछा जाता है आपसे। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी, मेरी क्यूरी थी। मैडम मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन्होंने की थी। कब की थी? 1898 में की थी। कब की थी? 1898 में की थी इन्होंने। रेडियम की खोज कब हुई थी? तो मैडम मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी 1898 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हमने आपको बताया कि एक्सरे की खोज पूछ ली जाती है आपसे। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। और कब की थी ये? 1895 में की थी। जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी नोट डाउन करते चलिए। एक्सरे की खोज विलियम रॉन्टजन ने की थी 1895 में, और रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? बिल्कुल, H1N1 वायरस से होती है। किससे होती है? ये H1N1 जो है वायरस होता है, जिसके द्वारा जो है स्वाइन फ्लू की बीमारी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वाइन फ्लू बीमारी किससे होती है? H1N1 वायरस से होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा, यानी कि एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो यह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका जो है पूर्ण रूप होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एलपीजी का पूर्ण रूप। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होगा बताइए। एलपीजी का पूर्ण रूप तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप, निश्चित तौर में आपकी परीक्षा में यहाँ से बनता है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है एलपीजी का पूर्ण विस्तार रूप क्या होगा। एलपीजी का पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीएनजी का विस्तृत रूप है। सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, कई बार एग्जाम में सीएनजी नहीं आता, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आता है। तो सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है आपका एलपीजी के प्रमुख घटक। देखिए यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो एलपीजी के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए सीएनजी के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मीथेन और एथेन है। सीएनजी के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के प्रमुख घटक कौन से हैं? मीथेन और इथेन है। नेक्स्ट आपसे कोयला गैस के प्रमुख घटक कौन से हैं? कोयला गैस के प्रमुख घटक पूछे जाएं आपसे तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड कोयला गैस के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट जल गैस के महत्वपूर्ण घटक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जल गैस के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है आपका पीएनजी का पूर्ण रूप है। पीएनजी, देखिए सीएनजी की तरह पीएनजी भी होती है। पीएनजी का पूर्ण रूप है पाइप्ड प्राकृतिक गैस। पाइप्ड प्राकृतिक गैस जो कि पाइपों के द्वारा पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट है आपका टीएनटी का पूर्ण रूप। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। टीएनटी का पूर्ण रूप है तो यह है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन रासायनिक। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन नाम होता है इसका, ध्यान रखिएगा। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन इसका रासायनिक शब्द पूछा जाए, रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो C6H2NO2 3CH3 के साथ यह एक विस्फोटक। तो टीएनटी का पूर्ण रूप है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन इसका पूर्ण रूप है और इसका सूत्र है C6H2NO2 3CH3। यह क्या है? यह एक विस्फोटक सामग्री है। यह एक विस्फोटक सामग्री है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बताइए कैसी लग रही है आपको हमारी क्लास। चलिए एक बार फिर फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इनको। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन प्रश्नों को। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। और 1901 से जो है ये नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होती है? तो H1N1 वायरस से होती है। H1N1 वायरस से होती है। एड्स का पूर्ण विस्तार, एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट है आपका सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। एलपीजी के प्रमुख घटक हैं प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है आपका सीएनजी के प्रमुख घटक हैं मीथेन और एथेन। सीएनजी के प्रमुख घटक हैं मीथेन और इथेन। नेक्स्ट है आपका कोयला के प्रमुख घटक हैं। कोयला गैस के प्रमुख घटक कौन से हैं? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका पीएनजी का पूर्ण रूप नहीं। नेक्स्ट है आपका जल के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जल के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट आपका पीएनजी का पूर्ण रूप है पाइप्ड प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट आपका टीएनटी का पूर्ण रूप है तो ट्राई-नाइट्रोटॉलुइन। टालिन नहीं है, टालुइन है, ध्यान रखिएगा। ट्राई-नाइट्रोटॉलुइन ये इसका पूर्ण रूप है टीएनटी का, ट्राई-नाइट्रोटॉलुइन। और इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो C6H2NO2 3CH3। यह क्या है? यह एक विस्फोटक सामग्री है। यह एक विस्फोटक सामग्री है। देखिए एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप ध्यान से पढ़िएगा।
निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा के दौरान कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे स्टैटिक जीके का। चलिए, तो ये साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो ये वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका मायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका शक्ति का मात्रक है, तो इसका मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट है आपका बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है आपका चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो यह ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है आपका पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट आपका उष्मा का मात्रक है कैलोरी। उष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी है। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट है। देखिए यहाँ से निश्चित तौर पर एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, ये आप ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। कार्य का मात्रक क्या है? जूल होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर होता है। पारसेक का मात्रक क्या होता है? पारसेक जो मात्रक है वो दूरी का होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर। दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर होती है। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। कितनी है? डेसिबल है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। सबसे हल्की धातु कौन सी है होती है? लिथियम होती है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल, सबसे भारी धातु ओसीमियम होती है। अगर सबसे भारी पूछा जाए तो कौन सी होती है आपकी? ओसीमियम होती है। कौन सी होती है? ओसमियम। ये सबसे भारी धातु होती है आपकी, सबसे भारी धातु होती है। इसका परमाणु भार जो होता है वो 190 होता है। परमाणु भार 190 होता है इसका। परमाणु भार 190 होता है और परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 76 होता है। क्या? परमाणु क्रमांक जो है इसका 76 होता है। परमाणु क्रमांक 76 होता है इसका। परमाणु क्रमांक यह इसका 76 होता है। और परमाणु भार अगर पूछा जाए, परमाणु भार, तो वो 190 होता है। कितना होता है? 190 होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको फटाफट। दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है दाब का मात्रक? पास्कल होता है। विद्युत प्रतिरोध मात्रक किसका है? ओम का है। विद्युत प्रतिरोध मात्रक है ओम का। नेक्स्ट विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। नेक्स्ट लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मीमीटर। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट कैंडेला मात्रक होता है आपका ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट आपका ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? डेसिबल कहलाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन भरी होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस होती है, जिसका परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है। जिसका परमाणु भार कितना होता है? 7 होता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुओं में 78% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है नाइट्रोजन? 78% पाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा साथ में यहाँ पे आप। बिल्कुल, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसमें क्या होती है? बल्ब में क्या होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। और इसका अगर आपसे पूछा जाए परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और नाइट्रोजन के बारे में ये भी ध्यान रखना कि नाइट्रोजन गंधहीन रंगीन गैस है। आमतौर पर प्रकृति में एक निष्क्रिय गैस के रूप में इसे पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन जो गैस की खोज है वो रसायन और चिकित्सक जो है डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की थी।
बिल्कुल, नाइट्रोजन गैस की खोज। एक केमिस्ट थे, केमिस्ट के साथ वो चिकित्सक भी थे, डेनियल रदरफोर्ड, जिन्होंने 1772 में इसकी खोज की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। जी बिल्कुल बता देंगे डेसिबल क्या है, बिल्कुल आपको बताएंगे डेसिबल क्या है। आपने पूछा डेसिबल क्या है, बिल्कुल डेसिबल वह इकाई होती है जिसका उपयोग हम जो है ध्वनि के स्तर या प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। जितना अधिक डेसिबल उतनी अधिक ध्वनि की प्रबलता होगी, इसलिए डेसिबल जो है ध्वनि स्तर की एक माप है, यानी कि जो शोर होता है, जो आवाज़ है, उसको मापने का जो है मतलब एक माप है या एक स्तर है ध्वनि का। तो डेसिबल वह इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि के स्तर या प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। जितना अधिक डेसिबल उतनी अधिक ध्वनि की प्रबलता होती है, इसीलिए डेसिबल ध्वनि स्तर की एक माप होती है। सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि स्तर कितना होता है, को बताएगा? बताइए, सामान्य स्तर के लिए बिल्कुल बताइए क्या होता है। जो हम सामान्य बातचीत करते हैं, सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत, इसके लिए ध्वनि का स्तर क्या होगा, बताइए। बिल्कुल, शोर के लिए भी बताइएगा, शोर के लिए भी बताइएगा। शोर के लिए जो आवाज़ शोर होता है उसके लिए ध्वनि का स्तर क्या है, बताइए जल्दी से। सामान्य बातचीत के लिए बिल्कुल 60 डेसिबल। कितना होता है? 60 डेसिबल, 60 डेसिबल ध्वनि। और शोर के लिए अगर पूछा है तो 90 डेसिबल। कितना है? 90 डेसिबल, 90 डेसिबल, बिल्कुल शोर के लिए कितना है? 90 डेसिबल। तो सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि कितनी होनी चाहिए? तो 60 डेसिबल तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60 डेसिबल, 60 डेसिबल। और शोर के लिए कितनी है? 90 डेसिबल होती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताएगा कोई? विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है आपका, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लिशिया होता है। और अगर पूछा जाए संसार का सबसे छोटा फूल, तो ये होता है वोल्फिया ग्लोबोसा। कौन सा होता है? वोल्फिया, वोल्फिया ग्लोबोसा। ये संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी कि फूल होता है। ध्यान रखिएगा ये भी। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लेसिया है आपका। और संसार का सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है आपका? वोल्फिया, वोल्फिया ग्लोबोसा। ये ध्यान रखिएगा। तो बताइएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम। हम बता देते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में लगातार बना रहता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपका? एस्कोर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो पक्षी है वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है आपका। नेक्स्ट आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटचन ने किया था, विलियम रोंटचन ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया है बार बार। नेक्स्ट है आपका, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था या चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। नेक्स्ट है आपका, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। जी बताइए, चेचक के टीके और रेबीज के टीके का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? बताइए, अपना कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि चेचक के टीके और रेबीज के टीके की जो खोज की गई थी वो किस वर्ष की गई थी।
नेक्स्ट है आपका पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। स्क्रीनशॉट लेते चलें, कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट डाउन करते चलें। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और उसकी कमी से एस्कॉर्बिक हो जाता है। नेक्स्ट आपको हमने बताया कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेशिया है। छोटा भी हमने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट आपका मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। नेक्स्ट है आपका एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने, विलियम रोंटगन ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है। और पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बताया नहीं किसने कमेंट बॉक्स में चेचक के टीके की खोज कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, चेचक के टीके की खोज जो हुई थी ये आपका 1796 में हुई थी। कब हुई थी? 1796 में हुई थी। किसकी? चेचक के टीके की खोज। और नेक्स्ट आपसे हमने पूछा है कि रेबीज के टीके की खोज कब हुई थी? तो रेबीज के टीके की खोज हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। आपका ये 1885 में हुई थी। 6 जुलाई 1885 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 1885, ये भी ध्यान रखिएगा आप। 6 जुलाई 1885 को लुई पाश्चर द्वारा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है कि एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पोलियो वैक्सीन, जी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो किया था वो डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने किया था 1961 में। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने किया था 1961 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, घेंगा किसकी कमी से होता है? घेंगा किसकी कमी से होता है? घेंगा किस शरीर के किस पार्ट से संबंधित है? गले से। कहाँ होता है घेंगा? गले में होता है। तो घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, हमने आपको बता दिया। इसको क्या बोलते हैं? लीवर भी कहते हैं इसको, लीवर। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? रेटिना पे बनेगा। नेक्स्ट है आपका, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? तो ये कॉर्निया का दिया जाता है। किसका? कॉर्निया का दान दिया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, या तो 23 जोड़े होती है या फिर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। यहाँ पे आप लोगों में से कोई बताइए कि गुणसूत्र की खोज कब की थी और किसने की थी? गुणसूत्र की खोज, बिल्कुल। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अक्ष कौन सा है? तो बॉक्साइट होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये स्पुतनिक 1 था, फर्स्ट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। और मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये ध्यान रखिएगा। बताइएगा किसने खोज की थी गुणसूत्र की? तो किसने की थी गुणसूत्र की खोज? तो गुणसूत्र की खोज की थी आपका कार्ल विलियम वॉन नगेली ने की थी। किसने की थी? कार्ल विलियम वॉन नगेली। कार्ल विलियम वॉन नगेली द्वारा 1842 में की गई थी। कब की गई थी? 1842 में की गई थी, 1842 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? तो ये वॉन वॉल्डेयर हार्टज द्वारा दिया गया था। वॉन वॉल्डेयर हार्टज द्वारा दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखिए, क्रोमोसोम शब्द वॉन वॉल्डेयर हार्टज द्वारा दिया गया था। और 1842 में स्विस के एक वनस्पति शास्त्री थे कार्ल विलियम वॉन नगेली, जिनके द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई थी। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखें।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। बिल्कुल, प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग में न्यूनतम होता है। बिल्कुल, प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग में न्यूनतम होता है। बिल्कुल, बैंगनी रंग में सर्वाधिक होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिए लाल रंग में क्यों होता है। तो लाल रंग में क्या होता है कि लाल रंग में प्रकाश जो है, प्रकाश में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, जिसलिए जो प्रकाश का प्रकीर्णन है यह कम से कम प्रकीर्णित होता है इसमें और अधिक दूरी तय करता है। और प्रकीर्णन जो है प्रकाश की कम तीव्रता, मतलब प्रकाश की तीव्रता जो कम नहीं होती, इस वजह से जो है क्या होता है, लाल रंग में प्रकाश की जो तीव्रता है, तरंग दैर्घ्य है, वो कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, लाल प्रकाश में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, इसलिए यह कम से कम प्रकीर्णित होता है और अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण इसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसलिए लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, ये हमने आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। एक एक प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न, हम केवल आपको उन्हीं प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमेशा से आपकी परीक्षा में आते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये भी कि सबसे तेज रंग भी होता है लाल। जी, सबसे तेज रंग होता है लाल, सबसे तेज रंग लाल होता है। बिल्कुल, जी तरंग दैर्घ्य, बिल्कुल लाल रंग में तरंग दैर्घ्य भी सर्वाधिक होता है। लाल रंग में तरंग दैर्घ्य भी सर्वाधिक होता है। जी, लाल रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है और सबसे छोटी आवृत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी आवृत्ति होती है। जी, और इसके अलावा हम आपको बता दें कि वायलेट रंग, जो वायलेट रंग होता है उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, उच्चतम आवृत्ति होती है। लाल रंग में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है और सबसे छोटी आवृत्ति होती है। और इसके अपोजिट बताएं आपको, वायलेट रंग में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है और उच्चतम आवृत्ति होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये होमो सैपियंस है। क्या है? होमो सैपियंस है। बिल्कुल, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। यहाँ बताइएगा, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताइए, मेंढक और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताइए। नेक्स्ट आपका, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को आपका एपीकल्चर कहा जाता है। और पूछा जाए मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एपिस होता है। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो एपिस होता है। एपिस। अब यहाँ पे इसकी कई प्रजाति पाई जाती हैं, 4 प्रजाति लगभग इसकी हैं, 4 प्रजाति, जिनमें छोटी छोटी मधुमक्खी होती है जिसका वैज्ञानिक नाम एपिस फ्लोरिया होता है। और सेकंड होती है आपकी बहरो या पहाड़ी मधुमक्खी, जिसको एपिस डोर्साटा के नाम से बोला जाता है। तीसरी होती है देसी मधुमक्खी, जिसको एपिस सिराना इंडिका के नाम से बोला जाता है। और चौथी होती है आपकी इटालियन या यूरोपियन मधुमक्खी, जिसको एपिस मेलिफेरा के नाम से जो है बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिस होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट आपका, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? तो एथिलीन। कौन सी? एथिलीन गैस जो है फलों को पकाने में उपयोग में ली जाती है। बिल्कुल बताइए, मेंढक का वैज्ञानिक नाम? बिल्कुल, राना टिग्रिना। क्या नाम है इसका? राना टिग्रिना। राना टिग्राना। राना टिग्राना इसका वैज्ञानिक नाम है। बिल्कुल। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका? पावोक्रिस्टस। पावोक्रिस्टस का वैज्ञानिक नाम है मोर का। बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन सी होता है। विटामिन सी होता है, आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो। बिल्कुल, विटामिन सी ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का नाम क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। चलिए एक प्रश्न बताइए आप, एक प्रश्न बताइए कि हरी सब्जियों को धोने से उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है। हरी सब्जियों को धोने से उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जो आपकी हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जी, इनको धोने पर कौन सा विटामिन जो है निकल जाता है, बताइए। बिल्कुल जल्दी बताइए, इनको धोने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है। बिल्कुल, विटामिन सी, राइट। विटामिन सी ही है जो सब्जियों को धोने पर उनमें से, हरी सब्जियों में से निकल जाता है। एक प्रश्न और बताइए आप, चलिए एक प्रश्न और बताइए कि चावल को धोने पर उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है। चावल धोने पर उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो चावल में जो है विटामिन डी पाया जाता है। होता है कि चावल को बार बार धोने से विटामिन डी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन सा है ये, विटामिन डी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए। बिल्कुल, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। बिल्कुल राइट आंसर, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। सही बताया आपने, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। और इसका हमने आपको बताया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, आपका स्कॉर्बिक अम्ल होता है। और स्कर्वी इसके द्वारा रोग होता है। नेक्स्ट है आपका, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो दूध में क्या होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है सूखा रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए। क्या होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, बिल्कुल कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और कोई बताएगा विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, बताइए। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, बिल्कुल, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है विटामिन डी को, विटामिन डी को सनशाइन भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का। और सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, धूप में रहने से विटामिन डी ही प्राप्त होता है। और अभी हमने बताया था आपको, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स या सूखा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, कोई बताएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। क्या होता है विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम, बिल्कुल फाइलोक्विनिन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन। ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट आपका विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम, बिल्कुल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल्स। क्या होता है, टेकोफेरोल्स, टेकोफेरोल्स विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है, जिसकी कमी से शरीर में क्या होता है, रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। यानी कि कहीं चोट अगर शरीर में लग जाती है, निरंतर ब्लड बहता रहता है, खून बहता रहता है, तो क्या होता है, उसका रक्त ना, उसका क्लॉट नहीं जम पाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है बॉडी के अंदर। तो ये विटामिन ई के कारण होती है, जिसके अंदर विटामिन ई की कमी होती है, सॉरी विटामिन के की कमी होती है, जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है। क्या होता है, उससे रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है शरीर में।
नेक्स्ट प्रश्न था आपका, विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, जिसका रासायनिक नाम हमने आपको बताया क्या होता है, टिकोफेरॉल्स होता है। और विटामिन के का क्या होता है, फाइलोक्विनिन होता है। नेक्स्ट आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ए और ई। ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए और डी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन है बता देते हैं हम आपको। वसा में जो घुलनशील विटामिन है, वसा में जो घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के। बाकी जो विटामिन बचते हैं वो जल में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन जो बचते हैं वो जल में घुलनशील है। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो विटामिन बी एंड सी है, बी एंड सी है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये वसा में घुलनशील है आपका, वसा में। और ये आपका जल में घुलनशील है, किस में है, जल में घुलनशील है। तो आप ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, डी, ई और के। ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में बी एंड सी विटामिन घुलनशील है। नेक्स्ट आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl है। NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार NaCl नहीं आता है, लिखा आता है सोडियम क्लोराइड। क्या आता है, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। नेक्स्ट है आपका हंसाने वाली गैस कौन सी है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसका जो सूत्र है वो N2O है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। और इसका जो सूत्र है वो N2O है, N2O है। चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। क्या है, होमो सैपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मेंढक का बताया था राना टिग्रीना है, मेंढक का राना टिग्रीना है। मोर का पूछे तो पावो क्रिस्टस है, पावो क्रिस्टस है, ध्यान रखिएगा। आम का पूछ लिया जाए, बिल्कुल आम, आम का पूछ लिया जाए तो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। बिल्कुल बिल्कुल, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे पूछ सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाला जो छात्र है वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं है। अपनी स्टडी करने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। आम का आपको बता दिया हमने, मैंगीफेरा इंडिका होता है। मेंढक का आपका राना टिग्रीना होता है। मानव का आपको हमने बता दिया है, होमो सैपियंस होता है। मोर का पूछे तो पावो क्रिस्टस होता है। क्या होता है, पावो क्रिस्टस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर। तो हमने यहाँ आपको बताया आम का रासायनिक नाम, आम का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। मानव का होमो सैपियंस है, आपको बता दिया। मेंढक का राना टिग्राना होता है। और मोर का पावो क्रिस्टस होता है। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। रेशम पालन पूछा जाए तो सेरीकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन पूछा जाए तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यहाँ पे आपको विटीकल्चर पूछा जाए तो अंगूर की खेती से संबंधित है, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, विटीकल्चर। क्या होता है, विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पिसीकल्चर पूछा जाए, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर, पिसीकल्चर आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से जो है संबंधित है। मतलब इस तरह की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं या अध्ययन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फलों को पकाने वाले गैस जो प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी, एथिलीन है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है। और सब्जियों को धोने पर भी ये विटामिन निकल जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चावल को धोने पर कौन सा विटामिन निकलता है, तो विटामिन डी नष्ट हो जाता है, जो हमें धूप से भी प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, विटामिन डी धूप से भी प्राप्त होता है। और उसका दूसरा नाम सनशाइन विटामिन होता है। उसको इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरल होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपका बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक यहाँ पे आप बता देंगे आंवले में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है।
दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो ये विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका रिकेट्स है। विटामिन डी की कमी से कौन सा है, रिकेट्स है। और इसका नाम बॉटनिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका कैल्सिफेरॉल होता है विटामिन डी का। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, तो यह विटामिन के की कमी से नहीं जमता, फाइलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। विटामिन ई जिसको टेकोफोरल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफोरल होता है विटामिन ई। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोरिक अम्ल है, विटामिन सी का नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है आपका वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए डी और ई, ए डी ई और के, ये आपका जो है वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी ये आपका जल में घुलनशील है, तो ध्यान रखिएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, या NaCl, Na यानी कि सोडियम और Cl यानी कि क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो हंसाने वाली गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका जो सूत्र है वो है N2 है। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की क्लास? आज की क्लास का ये अंतिम जो है प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो कैसे लगी आपको हमारी आज की ये क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको। देखिए आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपने आसपास अपने जो आपके दोस्त हैं आसपास के पढ़ने के लिए, उन सभी को क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो बिल्कुल एकदम क्रीम दिया जा रहा है, यानी कि यूनिक कंटेंट दिया जा रहा है आपको ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ना है। जितना आप पढ़ेंगे उतने में से आपको परीक्षा में मिलेगा, यह निश्चित तौर पर निश्चित है। तो इसलिए आप क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहिएगा, चाहे क्लास के माध्यम से करें, चाहे अपने नोट्स के माध्यम से करें, किसी भी माध्यम से करें, अपना रिवीजन निरंतर करते रहिएगा, ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रश्न को लेकर के कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। केवल आपको परीक्षा जाना है, और आपको पता है कि मुझको सब प्रश्न आते हैं, और मेरे को केवल जाना है परीक्षा में अपनी एंट्री करनी है, और फटाफट क्वेश्चन टिक करने हैं, कॉपी फिल करनी है, OMR शीट भरनी है, और फटाफट से पेपर करके आ जाना है, और वेट करना है रिजल्ट आने का, और वेट करना है रिजल्ट आएगा कि मेरा रिजल्ट आएगा, मेरी मेरिट लिस्ट लगेगी, और मेरा सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए, इस तरह से खुद को तैयार कीजिए, इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में जाइए तैयारी करके, कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप परीक्षा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पेपर आप सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस तरह से नहीं जाना है, आपको बिल्कुल तैयार होकर के जाना है कि मेरा पेपर 100% मुझे आता है, और मैं उसे निश्चित तौर पर करके आऊँगा या करके आऊँगी, और निश्चित तौर पर सफलता पाऊँगी या पाऊँगा। तो इस तरह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पूरे आत्मविश्वास से अपने परीक्षा देने के लिए जाना है अपनी तैयारी करके। तो आप निरंतर तैयारी करते रहिए, परीक्षा आज कल परसों जब भी होगी ज़रूर। तो इसलिए आप अपनी तैयारी निरंतर करते रहिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जल्द ही मिलते हैं आपसे ऐसी ही अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।